आज हमारा टॉपिक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं ऑलरेडी आप लोगों को जुडिशियल रिव्यू करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से लेके जितनी भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जितनी भी जुडिशियल इंटरवेंशन है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फंडामेंटल राइट्स में हम वो सब चीजें कर चुके हैं। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को साथ साथ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एज यू टोल्ड मी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से आया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये हमने बोरो किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो लाया था। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ, तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ है थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। तो वो मैं आस्ता आस्ता आगे आपको बताती रहूंगी। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली होता क्या है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज ए लीगल प्रिंसिपल जो कि एम्पावर्ड करता है सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस सुप्रीम कोर्ट पे रखूंगी, कि जो एम्पावर्ड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जब भी कोई लॉ यानी कोई भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स होती हैं, तो वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स जो हैं वो फेयरली क्रिएट की गई हैं, यानी फेयरली क्रिएटेड हैं। सबसे पहले दो चीजें देखी जाती है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर दो चीजें देखता है कि कोई भी लॉ अगर इस कंट्री में बना है तो वो फेयर तरीके से बना है, एक, और दूसरा कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है और फेयरली क्रिएटेड क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दैट मीन्स इन दो प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन जब लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी लॉ को देखने के लिए कि वो लॉ जो है वो वैलिड है या नहीं। अगर बाय द वे कोई भी लॉ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स में अगर वो फेयरली क्रिएट नहीं किया गया है या फिर उसमें आर्बिट्रेरीनेस है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को डिक्लेयर कर देता है अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या है कि वो लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उस लॉ को क्या बोल दिया जाता है, नल एंड वॉइड बोल दिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब डिक्लेयर करता है किसी लॉ को अल्ट्रा वायर्स, उसका बेस क्या है, किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ऐसा किया जाता है या किस ग्राउंड्स के बेसिस पे किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट दो ग्राउंड्स जो है वो देखता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, ठीक है। पहला ग्राउंड है आपका सब्सटेंशियल ग्राउंड और दूसरा ग्राउंड है आपका प्रोसीजरल ग्राउंड, ठीक है। सब्सटेंशियल ग्राउंड क्या होता है, अब हम इसको समझेंगे। सब्सटेंशियल ग्राउंड में दो ग्राउंड्स होते हैं। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जिस बॉडी ने लॉ बनाया है क्या उस बॉडी के पास अथॉरिटी है उस लॉ को बनाने की या फिर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में अगर हम लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स की बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो अपने पर्टिकुलर स्फीयर में लॉ बनाता है और स्टेट लेजिस्लेचर अपने पर्टिकुलर स्फीयर में लॉ बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट यही देखता है कि जिस बॉडी ने ये लॉ बनाया है सबसे पहले उसके पास अथॉरिटी थी वो लॉ बनाने की या नहीं। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या जो लॉ इस अथॉरिटी ने बनाया है क्या उसने सही प्रोसीजर यूज किया है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो लॉ जो है वो वैलिड रहेगा। अगर ये दो चीजें सही नहीं है, इनमें से कुछ भी अगर लॉ मेकिंग बॉडी ने फॉलो नहीं किया है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल ग्राउंड भी देखता है। प्रोसीजरल ग्राउंड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें रीजनेबलनेस भी देखता है, ठीक है। रीजनेबलनेस का मतलब है कि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में कोई जो है वो इनकंसिस्टेंसी, मतलब उसमें कुछ वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए
उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, वो सब चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है। वो लॉ कैसे बना है, किस तरीके से बनाया गया है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, उसको इम्प्लीमेंट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उस सारी चीजों को हम रीजनेबलनेस कहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रूल ऑफ लॉ में सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन को ही एग्जामिन नहीं करता है, वो साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव एक्शन है उनको भी इक्वली क्या करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। तो ये था आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एब्सोल्युटली, अभी मैं आपको बताती हूँ कि पिछले फंडामेंटल राइट्स की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में आर्टिकल्स बताए थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को लेके, जिसमें मैंने आपको एक गोल्डन ट्रायंगल बताया था। ये गोल्डन ट्रायंगल फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, जिसमें हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 की बात की थी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन गोल्डन ट्रायंगल्स को कभी भी नहीं पढ़ते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि ये होता क्या है। तो सिंपली ये गोल्डन ट्रायंगल का कंसेप्ट तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि आर्टिकल 21 जो है उसकी वाइडर कनोटेशन जो है वो आई थी मेनका गांधी केस में, ठीक है। तो मेनका गांधी केस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। बट बस आपको ये चीज याद रखनी है इस क्लास में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो बेस था वो बेसिकली मेनका गांधी केस था, जहां पे आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 को जब भी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी तो वो सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल ग्राउंड्स दोनों को कंसीडर करेगी। तो इसके फर्दर कौन कौन से इसमें कौन कौन से केसेस आए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे और हम जब क्लास में मैं आपको पूरे एग्जैक्टली बता दूंगी कि किस तरीके से हम केसेस के थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कैसे इनकॉर्पोरेट किया है हमारे जुडिशियल इंटरवेंशंस में, वो सब मैं आपको बताऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक छोटा सा रिकैप बता देती हूँ मैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली हमने बोरो किया है यूएसए से। ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो एम्पावर्ड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स होती हैं उनको ये देखे कि वो फेयरली क्रिएटेड है और प्लस उसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है। तो उसको देखने के लिए दो ग्राउंड फॉलो किए जाते हैं, एक होता है सब्सटेंशियल ग्राउंड और एक होता है प्रोसीजरल ग्राउंड। सब्सटेंशियल ग्राउंड में आता है कि जिस बॉडी ने ये लॉ बनाए हैं क्या उसके पास अथॉरिटी है, प्लस उसने सही प्रोसीजर से लॉ बनाए हैं या नहीं। अगर उसने सही प्रोसीजर से लॉ नहीं बनाया है या उसके पास अथॉरिटी नहीं थी लॉ बनाने की, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर देती है, यानी इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है और उसके बाद उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसीजरल ग्राउंड। प्रोसीजरल ग्राउंड का मतलब होता है रीजनेबलनेस देखी जाती है, उस लॉ की यूटिलिटी क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या इफेक्ट करेगा, ये सब कुछ चीजें प्रोसीजरल ग्राउंड में देखी जाती हैं। और आर्टिकल 21 जो है वो बेसिकली मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को ब्रॉडर भी किया गया था। ब्रॉडर कैसे किया गया था कि इसके एम्बिट के अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी बात की गई थी। तो अगर हम क्रक्स निकालें तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन की आर्बिट्रेरीनेस को भी डिटरमिन करता है एज वेल एज लेजिस्लेटिव की आर्बिट्रेरी एक्शन को भी डिटरमिन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कल वाली क्लास में हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ करेंगे।